होगा। आज हम फिर एक अगला अभ्यास लेकर आपके सामने आए हैं। राजीव प्रकाशन की बुक है ये हमारे पास, कक्षा 9 की। इसका आज का सिलेबस है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1.4 प्रश्नावली देखी थी। इस वीडियो में हम 1.5 आज कवर करेंगे पूरा। इसमें पूरे 5 क्वेश्चन हैं और पांचों को आज हम कवर करेंगे। तो आइए, अपना पहला सभी भी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो स्टेप बाय स्टेप होगा और वो पूरा मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परमेय और कौन कौन अपरमेय है। कहने का मतलब उसका कौन सी संख्या अपरमेय है और कौन सी संख्या परमेय है। तो सबसे पहले इस शब्द का मैं मतलब आपको समझाना चाहूँगा। हालांकि मैंने अगली वीडियो में भी आपको ये बता चुका है। जो लोग नए हो तो नहीं जान पाएंगे। इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा इस पर एक नज़र डालूंगा। परमेय संख्या क्या होती है और एक शब्द आ गया अपरमेय। तो ये कैसे बताएंगे इसको इसके बारे में मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। तो देखते हैं। परमेय शब्द को हम एक शब्दों में नहीं कह सकते हैं कि परिमेय क्या होता है। ठीक है। परमेय संख्या किसे कह सकते हैं हम। ऐसी संख्या एक शब्द में कह नहीं सकते हैं। ऐसी संख्या जिसके अंदर कम से कम 4 लक्षण मुख्यतः होना चाहिए और 5 मैक्सिमम होना चाहिए। वह संख्या जो P/Q के रूप में हो। कहने का मतलब ये है कि अंश और हर के रूप में होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 1 है उसका और ये 2, ये एक परमेय संख्या है। और ये तब भी परमेय संख्या नहीं मान सकते हैं। इसका एक कारण और है। दूसरा नंबर का कारण क्या है। अब ये अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए, तब तक तो हमको आभास होगा कि एक परमेय संख्या होगी। लेकिन इसमें और रीजन क्या है। दूसरा कारण है कि इसका जो Q है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल कर देते हैं, चाहे स्मॉल कोई बात है। इसका Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे जिसका जो यहाँ हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, ऐसी संख्या जिसका करनी के अंदर से वर्गमूल पूरी तरह से बाहर निकल जाए पूर्ण संख्या के रूप में, तो वो होगी एक परमेय संख्या। और नहीं निकलता है तो वो होगी अपरमेय संख्या। जैसे इसका पूर्ण रूप से तो हो नहीं पाएगा, लेकिन इसका हम पूर्ण रूप से निकाल सकते हैं। इसको 2 गुणे 2 कह सकते हैं और इसमें एक जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा तो क्या निकलेगा 2। तो जितनी भी गिनतियां हैं 1 से लेके अनंत तक, वो सारी गिनतियां होती हैं एक परमेय संख्या। और एक लक्षण और होना चाहिए जिसका एचसीएफ अथवा मौसप P/Q, मतलब अंश और हर का मौसप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और P/Q में मतलब जिसके अंश और हर में भाग देने पे दशमलव के बाद या भाग देने पे पूर्णतः अगर पूरी कट जाती है तो वह संख्या एक परमेय संख्या कहला सकती है। नहीं, मतलब वो है। लेकिन इसके विपरीत अगर ये सारे चीज उसमें नहीं मिलती है तो वह संख्या होती है एक अपरमेय संख्या। जैसे दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन। तो ये खूबी अगर परमेय में मिल गई तो इसके विपरीत अपरमेय की खूबी होगी। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, अर्थात अंश और हर उसमें हो, और जिसके अंश और हर का मौसप 1 हो, और जिसे उसके हर से अंश में भाग देने पे दशमलव या पूर्णतः भाग देने पे कट जाए, जिसका कोई शेष न बचे, ऐसी उस संख्या को परमेय संख्या कह सकते हैं। और एक लक्षण ये एक्स्ट्रा है, जिसका वर्गमूल करनी के अंदर पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए, उस संख्या को परमेय कह सकते हैं। ये सारे लक्षण जब मिलेंगे एक किसी भिन्न में, तभी हम उसको परमेय कह सकते हैं या अपरमेय। अगर मान लीजिए ये 2 जो आया है, ये भी तो एक तरह का भिन्न है। अगर इसका 2 आया है, ये 4 का 2 गुणे 2, इसमें से 2 ये जो बाहर निकला है, ये भी एक अंश बटा हर के रूप में है, क्योंकि इसका एक हर छुपा है।
ये हो गया अंश और नीचे 1 रुपये, 1 हर छुपा है, अंश बट्टा हर ये भी है, और सारी गिनती के नीचे 1 छुपा रहता है, और ये 1 0 नहीं है। इसका इन दोनों का अगर मौसम निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का भी मौसम 1 ही होगा, क्योंकि 1 1 से कटेगा तो 1 से तो कोई भी संख्या कट जाएगी। तो मैंने जहाँ तक आपको प्रकाश डालने की कोशिश की है परिमेय संख्या क्या है, एक शब्दों में हम नहीं कह सकते हैं, उसमें कम से कम मुख्यतः ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लक्षण, 5वां लक्षण तो मिलना चाहिए, चौथा 5वां लक्षण मिलना चाहिए। ये तीसरा नंबर का जो है वो एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें गुण 4 गुण मिलना चाहिए, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, बाकी ये गुण एक्स्ट्रा है, तभी हम परिमेय कहेंगे। और इसके विपरीत आपको, अब चलिए चलते हैं अपने सवाल पे। ये आज का हमारा सवाल है प्रश्नावली 1.5, जिसमें हमको यही बताना था, मैंने अभी आपको परिमेय के बारे में समझाया और अपरिमेय इसका विपरीत होता है। अब ये पहला सवाल इसमें दिया है कि 2 माइनस करनी में 5, क्या इसको देख के बताना ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो आइए देखते हैं। इसी में दिया हुआ एक है, इसे हम परिमेय कह सकते हैं बिना लगाए और बिना कुछ किए। तो देखिए, इसका भी कुछ चीज़ समझाना चाहूँगा सवाल लगाने से पहले। आपके ही किताब में दिया हुआ है कि इसमें देखिए दिया है कि एक परिमेय संख्या, क्या है मतलब, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो उससे भी प्राप्त जो होता है योगफल या अंतर, वो एक परिमेय होगा। यही बात दूसरे में भी कहा है, एक अपरिमेय संख्या के साथ नॉन जीरो का मतलब जिसमें शून्य न हो जिसका अंश, ऐसी परिमेय संख्या 0/2 भी एक परिमेय संख्या, 0/1 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसी संख्या जिसका जो शून्यतर ना हो, मतलब उससे भी गुणा करें या भाग करें तो उससे भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एक शब्द में अगर कहना चाहें तो किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी का अपरिमेय ही प्राप्त होगा, बशर्ते उसमें कोई ऐसी संख्या 0 ना हो। और दूसरे शब्दों में ये है तीसरे नंबर में, 2 अपरिमेय संख्या, मतलब जो परिमेय से अपरिमेय अपरिमेय संख्या में जब भी गुणा, भाग या घटाना किया जाए तो उसका जो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक संख्या प्राप्त होगी या तो अपरिमेय होगी या तो परिमेय होगी। ये आपके सामने है। यदि हम 2 अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम जो होगा वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है इसमें। तो और 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा एक परिमेय संख्या बनेगी। अब चलते हैं इस आधार पे, इन तर्कों के आधार पर अपने सवाल को देखते हैं बिना सॉल्व किए। ये हमारा पहला सवाल है, मौखिक ही हम बता सकते हैं, आपके सामने है। ये हो गया परिमेय संख्या, और ऐसी परिमेय संख्या मैंने आपको समझाया कि करनी में वो संख्या परिमेय संख्या होती है, दो पद है इसमें, एक पद ये, एक पद ये। ऐसी संख्या परिमेय किसे कह सकते हैं जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। क्या 5 किसी के पहाड़े में आता है कि ये आसानी से गुणनखंड के पूर्ण रूप में निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये हो गया एक अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या, और ये 2 क्या है, जिसका अंश 2 है और हर क्या है 1, इसके नीचे 1 छुपा है। तो हम कह सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणा होगा या घटाना होगा या भाग होगा या जोड़ होगा तो उससे प्राप्त संख्या क्या बनेगी, उसका परिणाम हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये पहला क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए दोस्तों इसको करके देखते हैं। ठीक है, मैं इस 2 पद है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि ये 2, इसके नीचे 1 तो छुपा ही है। और परिभाषा क्या थी, मैंने बताया था कोई संख्या परिमेय संख्या कब होती है, जब अंश
बट्टा हर के रूप में हो, तो ये एक हर उसका छुपा होता है, एक से भाग देंगे, दो में कोई अंतर नहीं होगा, और इसका मौसम पर भी एक होगा। ये एक परिमेय संख्या हो गई। दूसरी ये हो गई अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप में नहीं निकलेगा। तो हमने अभी पढ़ा ऐसी संख्या है जिस एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को घटाने या गुणा करने या भाग करने या जोड़ने पे जो प्राप्त होता है वो संख्या भी क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये परिमेय में अपरिमेय को घटाया जाए या जोड़ा जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए, बस शर्त यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। 2 की जगह पे जीरो नीचे होगा तो परिमेय नहीं है, लेकिन ऊपर 2 की जगह जीरो रह सकता है। 0/1 एक परिमेय संख्या है, तो अगर यहाँ पे जीरो रहेगा तो परिमेय रहेगा फिर, लेकिन यहाँ पे गुणा जब लगा देंगे तो नियम ये नहीं लगेगा, लेकिन बाकी जगह लगेगा। तो हम कह सकते हैं वो एक अपरिमेय संख्या, मतलब ये वाली बातें हैं छूट गया है, मतलब अपरिमेय संख्या होगी। पहले का आंसर हो गया, दूसरे को देखते हैं। और ये दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है कि कोष्टक के अंदर है 3 प्लस करनी में 23 माइनस करनी में 23, ये एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम थोड़ा हल करके दिखाते हैं। ठीक है, ये है। अगर डायरेक्ट हम देखना चाहें तो एक परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय परिमेय में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, ये अपरिमेय हो गया। अपरिमेय में अपरिमेय अभी हमने पढ़ा है कि अपरिमेय में अपरिमेय और अपरिमेय में अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो इसमें ये नियम लागू होगा वो वाला जिसमें दो अपरिमेय संख्या को जोड़े घटाया जाए या जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो उसका कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन इसमें 2 पद है इसलिए इसको डायरेक्ट नहीं बता सकते। अगर केवल ये पद होता तो ये भी क्या होता है, एक अपरिमेय होता। लेकिन इसकी वजह से ये वो नियम लग गया, परिमेय अपरिमेय का नियम लग गया है। ये परिमेय भी हो सकता है, ये संख्या अपरिमेय हो, जिसको हल करके दिखाता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि इसका अगर हम जब ऐसी संख्या होती है तो इसके अंदर तो जुड़ नहीं सकता है, तो इसको कोष्टक के बाहर ये निकल जाएगा 23 हटाओ। लेकिन जब ये पहले से ऑलरेडी है तो ये मान लीजिए पूरा का पूरा बीजगणित के हिसाब से पूरा का पूरा यक्स हो गया और ये भी क्या हो गया, यक्स हो गया। ये प्लस माइनस वाला यक्स है, ये प्लस वाला यक्स है, तो ये दोनों तो रवाना हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बस बच गया 3, और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे, इसका एक भी है, ये अंश और ये एक छुपा है हर, और इसका मौसा पर भी क्या होगा, 1 होगा, और इसका हर भी क्या है, 0 नहीं है, और मौसा पे भी 1 है, तो हो गया इसका आंसर। ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। अब एक नज़र इस पे डाल लीजिए। हमारा जो तीसरा सवाल है वो कह रहा है कि 2 करनी में 7/7 करनी में 7, मतलब इसमें इसका भाग देंगे तो क्या ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी देख लेते हैं हम कर। और इसका मतलब ये तो हो गया P/Q के रूप में ये है ही, और Q का मान जो 0 नहीं है यहाँ पे 1 है, और उसके बाद इसका मौसम इन दोनों का क्या है, 1 है। तो ये एक संख्या क्या हो गई, जो 3 आंसर है बस 3 बचेगा, तो वो संख्या एक परिमेय संख्या है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 2 और इसके बीच में गुणे का रिश्ते से 7 जोड़ा रहता है और ये 7, तो अगर भाग में ये ऊपर नीचे दोनों तो रवाना हो जाएगा, बच जाएगा क्या हमको आगे 2/7। ये फिर पूरी बातें क्या हो रही है, ये वाली नियम पूरा क्या हो रहा है, P/Q के रूप में है। इन दोनों का भी मौसम 1 होगा और इसका Q जो हर है वो 0 नहीं है, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, नहीं रुकिए, हाँ ये भी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। इसका भी आंसर हो गया।
अब हमसे उसने पूछा है, हमको मौखिक जवाब देना था, कुछ ज़रूरी नहीं कि किसी को हल ही करके लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 1/2 है और ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है। इसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ डिटेल से। पहला हमारा तो पता ही चल गया, ये यहाँ से हो गया, ये दूसरा भी आपको कंफर्म हो गया होगा। तीसरे को देखिए, चौथे को देखिए, 1 और 2 ऐसी संख्या, एक तो परिमेय संख्या है क्योंकि 1/1, एक का मौसा पर भी 1 होगा और 1 से भाग देने पे कट भी जाएगा। और हमने शुरू में पढ़ा है कि जब कोई परिमेय संख्या, ऊपर वाला तो परिमेय हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, ये जो 2 है करनी में 2, एक अपरिमेय संख्या, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये हो गया नीचे वाला अपरिमेय, ऊपर वाला हो गया परिमेय। एक अपरिमेय संख्या में या एक परिमेय संख्या में भाग या गुणा या जोड़ करने पर प्राप्त संख्या क्या होती है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली बातें हो गई। ठीक है, बट्टे का मतलब क्या होगा, इसका इसमें एक में क्या करना है, भाग देना है। तो एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देने से हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये वाली भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और इसको भी देख लीजिए, 2 तो हो गया परिमेय, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, 2 तो हो गया परिमेय, और यहाँ पे ये पाई जो है इसके बीच में गुणे का संबंध है। पाई ये एक अपरिमेय संख्या होती है, ये परिमेय। अपरिमेय और परिमेय में जब गुणा होगा तो हमेशा क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या होगी। हमने अभी कंफर्म पढ़ा है। ये पाई एक होता है, अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हाँ इसका पाई का एक मान होता है 22/7, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। तो हमको यही दिया है, तो हमको बस इसी से बताना था। तो ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। परिमेय और परिमेय में गुणा या जोड़ घटाना होगा तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, लेकिन अपरिमेय में अपरिमेय से गुणा या भाग या जोड़ घटाना होगा तो एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कुछ भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या से जोड़ गुणा भाग घटाना कुछ भी हो तो हमेशा अपरिमेय होता है। ये है परिमेय, ये है अपरिमेय, इसमें भाग दिए हैं तो इसका होगा हमेशा अपरिमेय। ये है परिमेय, ये है अपरिमेय, इसमें गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक अपरिमेय। आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब हमको इसको सरल करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो बस हमको एक शब्द में बताना था वो अपरिमेय है कि परिमेय है, लेकिन इसमें बस हमको अब हल करना है। आई होप टू, मुझे आशा होगा कि इस वाले बातों में आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप ही के इसी बुक में नेक्स्ट पेज में 2-3 पेज के बाद इधर आपको चारों निर्देश बढ़िया से पढ़ लेना है। उसी आधार पे है मैंने परिमेय और अपरिमेय के बारे में बता दिया है। अब इस सवाल को हम हल करेंगे। आप देखिए, अगर मैं कह दूं कि कोष्टक के अंदर कितना भी पद हो, मतलब एक संख्या ये वाली, एक संख्या ये वाली, तो अगर कोष्टक बंद हो गया तो हम कहेंगे एक पद है। लेकिन अगर इस कोष्टक को तोड़ दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो 2 पद वाली संख्या होगी, एक 3 और एक करनी में 3। लेकिन ये एक पद है, ये 2 पद है। लेकिन जब करनी अब कोष्टक के अंदर है तो इसको मिला के क्या पढ़ेंगे, एक पद। और हमको अगर इससे गुणा करना है इसमें, तो हमको बारी बारी से दोनों में गुणा करना पड़ेगा। इसको मैं करने से पहले आपको उदाहरण के तौर पे कुछ समझा कर करूँगा, ताकि आपको संतुष्टि हो कि वास्तव में ये सही होगा या गलत। हाँ तो दोस्तों, इसको देखिए, एक संख्या है यहाँ पे 2, 3 और फिर दूसरी संख्या यहाँ पे है और ये है। इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है। सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से अगर मैं हल करूँ तो समझ लीजिए 2 संख्या है,
इन दोनों को अगर मैं अलग से, फिलहाल मुझे इसको इस संख्या को अगर मेरे को देखा जाए तो ये तो दोनों 3 2 अभी भी है, गुणा तो करना ही है, और 4 3 7 है ही है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में मुझे गुणा करना है। मैं बोर्ड स्मार्ट का नियम नहीं लगा रहा हूँ, मतलब ये एक संख्या अगर डायरेक्ट इसको 5 में 7 से गुणा करना हो तो ये वाली बात है, 7 5 क्या हो जाएगा 35, इससे ये आंसर हो गया। इसको बस मैंने तोड़ा था कि इस संख्या को इतना भी तो कह सकते हैं 3 2 5 और यहाँ पे 4 3 7, और ये वाली बात इससे अगर जब गुणा होगी तो 7 5 35 होगी। इसका आंसर ये होगा। तो अगर मैं जो सवाल लगाने जा रहा हूँ इसमें ऐसा कुछ दिया है, एक संख्या ऐसी, एक संख्या ऐसी, एक ऐसी मतलब अलग अलग संख्या है, तो इसका 35 आया तो यही चीज़ तो ये भी है और ये भी वही चीज़ है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इस वाले पद को हम छोड़ देंगे। अब दोनों बारी बारी से हम गुणा करेंगे। ये वाली संख्या धनात्मक है, इसके अंदर संख्या धनात्मक, प्लस प्लस में गुणा होगा तो यहाँ प्लस शुरुआत में छूट जाता है, शुरुआत में प्लस छूट जाएगा। उसके बाद से 3 दूना 6, फिर इसी संख्या का इसमें करेंगे, पहली संख्या से ही दोनों में करेंगे। फिर 4 दूना प्लस प्लस में जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे। उसके बाद 4 दूना 8, फिर अब इस संख्या को बंद कर लेंगे, 2 को बंद कर देंगे। अब 3 से बारी बारी में इससे पीछे प्लस और इसके प्लस में गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 3 9, फिर प्लस प्लस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 3 12। अब इस चीज़ को देखो, अब जो चीज़ें हैं जोड़ लो, जो भी है यहाँ पे उसको जोड़ के देखो कितना आता है। तो दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, 12 6 18, 18 में 8 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, 26 में जब 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35। ये वाली बातें और ये वाली बातें क्या है, दोनों एक ही जैसे है ना। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीज गणित में है उसको भी अगर हल करेंगे तो ये डायरेक्ट 5 रुपये है और ये 7 रुपये है, चाहे डायरेक्ट इसका गुणा करेंगे तो भी इतना आएगा। और इन्हीं संख्याओं को अगर इस टाइप का दिया रहे, बारी बारी से हम इसका इसमें करेंगे तो भी हमको क्या मिला, यहाँ पे 35, यहाँ पे 35। तो ठीक इसी प्रकार का हमारा वो सवाल है और इसी मेथड से हम उसको हल करेंगे। तो ये रहा हमारा सवाल। करना क्या है, हमें इस पीछे वाले 3 को और यहाँ से यहाँ तक को क्या करेंगे, बंद कर देना। इस वाले पद का इन दोनों में बारी बारी से गुणा करना है। और आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जब भी देखिए धनात्मक गिनती है तो यहाँ पे प्लस छुपा है, प्लस और यहाँ पे प्लस का जब गुणा होगा तो यहाँ शुरू में क्या हो जाएगा, प्लस छुप जाएगा, शुरुआत में बराबर के पास छुप जाता है। और अंक में अंक का गुणा, 3 दूना 6, फिर इसके प्लस और इसके प्लस में गुणा होगा तो यह तो प्लस, और यहाँ पे ये हो गया मान लीजिए पूरा यक्स, करनी के बाहर गुणा होता है, यहाँ पे एक करनी है तो 3 एक करने 3, और ये करनी समझ लीजिए पूरा क्या है यक्स है तो 2 यक्स, 3 यक्स हो गया। अब फिर इसको अब बंद कर लेंगे, तो ये वाला प्लस वाली करनी में 3 ये प्लस है, प्लस और इस प्लस में गुणा होगा तो यहाँ पे हो गया प्लस, और ये यक्स ये वाई हो गया क्योंकि अब ये अलग चीज़ है, करनी में 3 है और इसका यहाँ 1 रुपये छुपा है, 2 एक करने 2, और ये करनी में पीछे क्या है 3, ऐसे उतर जाएगा। बारी बारी से हमको करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस में जब गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, करनी वाली चीज़ गुणे में अंदर से अंदर गुणा हो जाती है, तो 3 3 दूना 6, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए ये पद यहाँ से अलग है, ये यहाँ से अलग है, ये इस इतना अलग है और ये अलग है। अब आप बताइए कोई ऐसा मिल रहा है जो एक जैसा हो जिसको काटे, मान लीजिए यहाँ पे भी 3 होता तो ये वाली बातें एक दूसरे से जुड़ सकती थी, लेकिन यहाँ पे ये करनी के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा दूसरा सवाल जो है कि करनी, ये वाला सवाल दूसरा आप देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसको इस विधि से इसको लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन हमने इस पे एक सौर समीकरण लगा दिया है जो ये वाला, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला का यूज किया मैंने, माना ए बराबर क्या है 3, क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ें हैं, और बी बराबर क्या दिया है करनी में 3, तो ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा। और हालांकि इसके जैसे लगाएंगे, जो ये आंसर अभी जस्ट आया पहला, इसके साथ दोनों में पारी पारी गुणा करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। फिलहाल सौर समीकरण से लगाते हैं, जिसको लगे कि इससे भी लगा लेते हैं, दोनों चेक करके देख लीजिएगा, लग जाएगा आंसर तभी भी आएगा, इसमें समय की बचत होगी। तो मैं लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम क्या सकते हैं कि सौर समीकरण जब वही है तो सॉल्व में फिर हम क्या लिखेंगे, ये ए की जगह पे ये कोष्टक है तो ये है ही प्लस, और बी की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे, ये कोष्टक बनाए तो कोष्टक यहाँ कोष्टक बनाए बी, और यही बातें रखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी माइनस है, और करनी में क्या करेंगे 3, तो हमको फिर इस पद को छोड़ देना है, तो क्या करेंगे 3 के ऊपर 2 घात माइनस करनी में 3 के ऊपर 2 घात। इसका मतलब ये होता है कि इसका, अब इसको क्या कर सकते हैं, 3 का गुणा कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, जिसके ऊपर जितना घात होता है, और ये माइनस इसको भी हम 2 बार लिखेंगे। इसका तो हो जाएगा 3 त्रिक के 9, ये माइनस, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी करनी में ये भी करनी में, इस दोनों के बीच में गुणा का रिश्ता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक इसमें से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल इजी वे में आपको बता रहा हूँ, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में सबसे बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं, प्लस वाला यहाँ लग जाएगा, इसमें छोटा वाला घट जाएगा तो बच जाएगा 6। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में इजी मैंने विस्तृत रूप से लगाया है। आप एक बार अच्छे से वीडियो देखिए, आपको कंफर्म है कि ये सारी बातें समझ में आई होगी। जो बच्चा आज तक अगर करनी के सवाल नहीं पढ़ा है उसको भी मैं आसानी से समझा दूंगा, यही मतलब होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में। मेरी वीडियो में टाइम लगेगा लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और सौर समीकरण वो होती है जो इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा, इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, और इसी सवाल को अगर उस विधि से कंफर्म करना चाहता हूँ या दिखाऊं आप लोग को, तो ये भी देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसी से दोनों में करेंगे, तो प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस प्लस का प्लस होगा, 3 त्रिक के 9, फिर यहाँ प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस, 3 इकन्ने 3, और ये करनी में 3 आ जाएगा। अब फिर इसको छोड़ देंगे तो प्लस और प्लस का गुणा होगा तो यहाँ प्लस, और ये बाहर होगा क्योंकि ये वाई है, 3 इकन्ने 3 और करनी में 3 बच जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस में जब भी गुणा होगा तो होगा माइनस, और करनी में करनी का गुणा होगा तो इस टाइप का कुछ लिखा जा सकता है, जब गुणा है तो करनी के अंदर, और ये एक बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा 3। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक, ये भी करनी में करनी 3, ये भी करनी थी, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये तो हो जाएगा रवाना, और ये इसमें से एक जोड़ा बन के बाहर निकलेगा, वो क्या निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए उस मेथड से भी आ गया, और ये सीधे सौर समीकरण के हिसाब से हमने लगाया था। तो दोनों में लगा के आपको दिखा जाए जो आपको इजी लगे, चाहिए ये वाला चाहिए तो फिलहाल सौर समीकरण है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, ये हमारा तीसरा सवाल है। करनी में 5 प्लस करनी में 2 की पावर 2 है, इसको हम लगाते हैं देखिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा कि इसको किस तरह लिखा जा सकता है। मान लीजिए, उस सवाल को लगाने से पहले मान लीजिए अगर यक्स के ऊपर 2 घात होता है तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना ये घात लगा रहता है इसके आधार को उतनी बार लिखते हैं। यहाँ 3 रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, 2 है तो 2 बार लिखेंगे, और बीच में क्या कर देंगे गुणा का चिन्ह, और इसका पुनः वापस रिटर्न भी हो जाएगा। यदि आधार समान हो तो गुणा कर समय घातों को जोड़ लेते हैं और एक आधार लिखते हैं, और एक 2 वापस रिटर्न यहाँ से यहाँ चले गए। ठीक इसी प्रकार से अगले सवाल को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं और लगा सकते हैं। और ये हमारा सवाल था। तो ये समझ लीजिए कोष्टक में कोई चीज़ें क्या होती है, 1 है, हालांकि कोष्टक में तो 2 होती, तो इन दोनों के होल पावर में से 2 घात है।
तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। एक ये इस पे 2 घात है तो इसको 2 वाली के बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह छुपा रहता है, 2 कोष्ठक के बीच में गुणे का चिन्ह। अब इसको उस वाले नियम से लगा देंगे। पहले वाले इस दूसरे वाले पद को बंद कर दो, इस पद से दोनों में गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस में गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। करनी में करनी का गुणा इस टाइप का हो सकता है। ठीक, ये हो गया गुणा। फिर प्लस और इसके प्लस में गुणा होगा तो ये प्लस हो गया। फिर करनी में इस टाइप का गुणा हो सकता है अंदर से अंदर, और फिर इस वाले पद को बंद कर देंगे। अब इस पद से दोनों में फिर से बारी बारी करेंगे, शुरू से प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस, और फिर इसको भी करनी के अंदर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। फिर प्लस और इस प्लस में गुणा होगा तो प्लस, और इसको भी करनी के अंदर 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी करनी में भी करनी के अंदर का अंदर गुणा होता है, बाहर का बाहर गुणा होता है। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम, इसमें 5 गुणे 5 है, दोनों एक जैसा है तो एक बार बाहर निकल जाएगा 5। यहाँ पे 5 दूना 10, ये दोनों अलग अलग है, बाहर निकलने वाला कोई है ही नहीं चांस, तो इसमें क्या करेंगे, ये एक अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका गुणनखंड तो होगा नहीं। तो 5 दूना 10, करनी के अंदर क्या हो गया, 10 हो गया। फिर इसमें देखिए ये प्लस, ये भी 5 दूना करनी के अंदर क्या हो गया, 10। लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी करनी में 2 जोड़ा बन के बाहर निकलता है, यहाँ पे 2 छुपा रहता है, 2 जोड़ा का 1 जोड़ा बाहर निकल गया तो प्लस तो है ही, और यहाँ से 1 2 बाहर निकल गया। अब यहाँ पे देखने वाली बातें ये है, एक जैसा क्या है, ये वाली बातें, ये वाली बातें और ये वाली बातें, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये अंक बाहर है, बाहर से बाहर 5 2 7, और ये क्या है, पूरा का पूरा मान लीजिए जेड है, पूरा का पूरा जेड है। यहाँ पे एक जेड एक जेड, तो मिला के कितना हो जाएगा, प्लस प्लस में जोड़ेंगे तो प्लस ही होगा, और 1 और 1 2, और जेड का मतलब क्या हुआ, करने में 10, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को जरूर। ये हमारा चौथा सवाल है इसमें का, प्रश्न 2 का चौथा सवाल क्या दिया है, जस्ट इसी की तरह है, जैसे दूसरा लगा ऐसे इसको भी लगा देंगे फार्मूले पे। देखिए ये ए, ये बी, ये ए, ये मान लीजिए 3 रुपये है, ये 2 रुपये है, चाहे 2 का गुणा 3 में करो तभी भी 3 दूना 6, 3 का गुणा 2 में करो तभी भी 3 का 2 6, तो ये आगे पीछे कुछ भी रह सकता है और फार्मूला यही रहेगा। तो हमने फिर सॉल्व में वही करना है। माना ए बराबर क्या है, करनी में 5 है, व बी बराबर करनी में 2 है, तो सॉल्व समीकरण के हिसाब से ये वाली बातें ऐसे रख सकते हैं, इसमें ए की जगह पे 5 प्लस इसमें का बी की जगह पे क्या रखेंगे 2, करनी में 2, ये वाला कोष्टक ये वाला कोष्टक बराबर ये वाला चिन्ह। अब इसकी ए की जगह पे क्या है, करनी में 5, इसमें का माइनस, यहाँ पे माइनस, ये वाला आगे लिख दिए, ये वाला पीछे लिख दिए, कोई मतलब नहीं है, यही वाली बात चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, तो नो प्रॉब्लम। और इन दोनों के फार्मूले के बराबर क्या होगा हमारा, मतलब ए के ऊपर 2 घात बीच में इस फार्मूले का माइनस, और फिर बी के ऊपर, बी क्या है, करनी में 2 के ऊपर 2। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इधर वाले पक्ष को छोड़ देंगे, तो 5 गुणे 5 का मतलब हुआ कि करनी के अंदर 2 बार गुणा करना है। अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ जगह कम पड़ गई है, इधर कर देता हूँ, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 2 बार लिखेंगे, और ये वाला माइनस, ठीक है। इसको भी करनी में 2 गुणे 2, क्योंकि आधार को 2 बार लिखते हैं, 2 घात है, तो अब इसको मैंने एक लाइन में समझाया, इसको करनी के अंदर भी तो लिख सकते हैं, ये भी करनी के अंदर, ये भी करनी के अंदर, ये बात हो जाएगी। इसको इन दोनों को 2 गुणे 2,
एक जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 1 5, ये माइनस तो है, यहाँ से 1 2 निकल जाएगा। और जब इसको 5 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस वाला बड़ा वाला अंक का चिन्ह लगाया जाता है, ये प्लस वाला है, तो प्लस क्या है बराबर, यहाँ पे है बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। इसमें से 5 रुपये में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को देखिए, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा आप लोगों को। इसने कहा है तीसरे नंबर सवाल को, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए कि C और उसके व्यास मान लीजिए कि D है, अनुपात में है, तो परिभाषित कीजिए कि ये जो पाई है पाई बट्टा D है। इस तथ्य का एक अवरोध भी करता है, प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोधी का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसके लिए पहली बात तो ये पाई का मान के बारे में तो लोगों का बहुत कुछ कहना है। कई विद्वान आए पाई एक परिमेय भी है, कुछ लोग कहें पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये तो सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन ये चीज़ें वृत्त पे है, एक वृत्त की परिधि है, ये बातें तो सिद्ध 100% इस पे नियम नहीं लागू होगा। फिलहाल इस चीज़ को तो मैं नहीं करा पा रहा हूँ आपको, ये केवल एक बहुविकल्पी और एक अफवाह टाइप के क्वेश्चन में फंसा हुआ है पाई। ठीक है, लेकिन ये बातें मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ, रेखा पे निरूपित करके। फिर भी इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको, अगर मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ तो परिधि क्या होती है, परिधि 2πr होती है, और व्यास और त्रिज्या क्या होती है इसके बारे में बताऊँगा। पाई तो अब वैकल्पिक तौर से अभी भी सही सर्टिफाइड नहीं है कि क्या है, लेकिन कई विद्वानों का इतिहास पढ़ के देखिए, उसमें परिमेय अपरिमेय किसी ने सही इसका भी सही नंबर भी नहीं दिया। जो करनी में जो 22/7 होता है पाई का मान, वो भी परफेक्ट नहीं, हम लगभग में लेते हैं 22, 3.14 करके लगभग में लेते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उसने जैसा इसने कहा है वैसा हम करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए उसने कहा है हमें कि जबकि परिधि होती है 2πr, ठीक है, परिधि बराबर 2πr होती है, और 2πr होती है, ये होती है वृत्त की परिधि। मान लीजिए कोई वृत्त है, परिधि किसे कहते हैं, ये जो बॉर्डर है ना इसको कहते हैं, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे, बॉर्डर की। ठीक है, परिधि ये हो गई, किनारी बाहरी किनारा 2πr होता है। और उसने कहा मान लीजिए परिधि पाई है, और बीच में जब हम कोई वृत्त खींचते हैं तो यहाँ पे कोई केंद्र होगा, और यहाँ इस केंद्र से इस परिधि पे कोई भी रेखाखंड कहीं पे भी टच कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ टच कर दिए, तो ये दूरी क्या कहलाती है, जो त्रिज्या कहलाती है, जिसको स्मॉल r से दर्शाते हैं, यही r है वो। और इसी से होते हुए सेंटर से यहाँ से एकदम सीधे इधर पहुँच जाती है, तो ये 2r, तो ये क्या हो जाता है, इसको व्यास बोलते हैं। इसको व्यास को क्या बोलते हैं, व्यास बराबर होता है d बराबर हम लिख सकते हैं 1r ये 1r ये, 1r यहाँ तक सेंटर से 1r ये, 1 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 2r। तो हम ये सब कह सकते हैं कि d और 2r एक दूसरे के क्या है, जहाँ 2r रहेगा वहाँ पे d लिख देंगे, जहाँ d है वहाँ पे 2r लिख देंगे। ये r है, मैं r और पाई एक जैसे इसमें पता चल नहीं पाता है, क्योंकि ये पाई भी ऐसा ही कुछ बना पाता हूँ और r भी ऐसे ही बना पाता हूँ। 2r को हम d कह सकते हैं, और एक इसी से अगर हमारा एक फार्मूला निकला r बराबर क्या होगा, तो r जब हमको पाई r का मान निकाला तो ये गुणे का दोस्त इधर आएगा तो भाग बन जाएगा। तो इस बात में ऐसे लिख सकते हैं d/2 और r, चाहे इसको ऐसे r बराबर क्या होता है d/2, और ये ऊपर से इसी फार्मूले में से निकल के आया रहता है कि यार त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास/2, व्यास की आधी है त्रिज्या। अब उसने कहा है कि कोई सी परिधि हो,
अब इसको मान लीजिए परिधि, अब इसने बस बोला है कि हमको बस पाई मान लीजिए कि पाई हमारा क्या है, पाई हो गया परिधि, और इसको किस तरह का विरोध करें, और डी क्या है, व्यास है। व्यास को हम क्या कह सकते हैं, 2 व्यास ये हो गया, और सी को परिधि कह दिया है। तो कह रहा है कि क्या ऐसे हमें विरोधाभास कर रहा है। तो ये चीजें हैं उसने तो समझाने की, मैंने आपको ये बस बताना चाहा कि ये परिधि और ये क्या चीजें होती है। हालांकि इस पे सर्टिफाइड संतुष्ट 100% नहीं है, इसको सिद्ध करना पाई का मान, पाई क्या है, परिधि होती है, परिधि तो ये पूरा का पूरा होता है, जबकि इसमें दो चीजें हैं, 2 आर भी है और दो पाई भी है। तो 1 पाई यहाँ से यहाँ तक होती है 1 पाई, और यहाँ से यहाँ तक होती है 1 पाई। फिलहाल इसको तो सर्टिफाइड नहीं कर पा रहा है वो नियम, क्योंकि ये पाई का मान अभी तक हम लोग जो भी मानते हैं 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान होता है लगभग में आप देखेंगे 3.142 और डाटा ऐसे चलता रहता है, ऐसा कुछ है। तो हम चौथे प्रश्न को हल करके दिखाते हैं आपको। हेलो दोस्तों, तो हम देखते हैं इसमें कहा है प्रश्न नंबर 4 में कि संख्या रेखा पर इसे क्या करिए, निरूपित करिए। करनी में 9.3 को निरूपित करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस सवाल को लगाने से पहले सबसे पहले माना कि जो करनी में ये मान दिया है उसका मान क्या है, यक्स है। तब करनी में ये वाली बात लिखने के, करनी में यक्स, या तो ये चीजें लिखो, ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो ये इसकी जगह भी है या इसकी जगह भी है, तो कह सकते हैं करनी में तब ये यक्स, या ये दोनों बातें क्या है, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वाली संख्या को मैंने यक्स मान लिया, तो जितना ये दिया है उतने सेंटीमीटर की हम रेखा खींचेंगे। आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो ये यक्स का मान दिया है उसको हम खींचेंगे 9.3 तक, ठीक है, 9.3 तक इसको खींचेंगे। तो एक पॉइंट ये हो गया यहाँ पर, और एक पॉइंट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा 9 यहाँ तक जाएगा। उसके बाद से ये छोटा वाला पॉइंट 1 2 3, 9 दशमलव हो गया 3, और इस दूरी को हम क्या मान लेंगे, इस दूरी को मान लेंगे, माना ये है ए, और यहाँ तक क्या हो गया बी, और ये फुल टोटल दूरी कितनी है 9.3 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और एक्स्ट्रा काम हम एक और करेंगे कि इस बी से 1 सेंटीमीटर एकांक दूरी लेंगे। सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर लेंगे, इंच में बनाएंगे तो 1 इंच लेंगे। हमने सेंटीमीटर में बनाया है तो हम एकांक दूरी 1 सेंटीमीटर और आगे इस रेखा को बढ़ाएंगे। ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे सी, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। अब क्या करेंगे, इसके बाद से इस सी से और इसके आर्धक हमको केंद्र खोजना है, मतलब एक वृत्त की रचना करना है। तो इससे आधा, इस रेखा से आधा से ज्यादा दूरी लेंगे, और ये तो आधा से ज्यादा दूरी लेके एक चाप इधर काटेंगे, एक चाप इधर काटेंगे, और फिर एक इस एक को केंद्र रख के फिर एक चाप यहाँ काटेंगे, और एक चाप इस पे काटेंगे। और जो हमको यहाँ से यक्स मिला है और ये यक्स मिला है उससे बस स्केल को मिलाएंगे बस, और इसके बाद से यहाँ पे क्या कर देंगे, ये सेंटर मिल गया। अब इसको नाम देंगे वृत्त का सेंटर, मान लीजिए मैंने इसको दे दिया पी, ठीक है, वृत्त का केंद्र पी हो गया। अब इस ए पी की दूरी लेके, ए और पी की दूरी लेके
ये मेरा सही है नहीं, हिल रहा है, स्प्रिंग इसका ख़राब हो गया है। इस लंगड़ा प्रताप का जो डिवाइडर स्किन है, जो ये स्प्रिंग ख़राब हो गया है। अब यहाँ से इसकी वृत्त की रचना करेंगे। ऐसे होते होते वो जाएगा सी को टच कर लेगा, ठीक है। अब सी को टच करेगा तो अब हमारा इसके बाद से ए बी पर एक लंब खींचेंगे, जो कि चांदे की सहायता से, चांदे की सहायता से ये जो दिया रहता है इस वाले पॉइंट को बस जीरे वालों को मिलाना होता है, चाहे इधर से मिलाइए चाहे इधर से होती है। यहाँ पर हमको इस बी के पॉइंट को रखना है इस जगह पे, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे और जीरो से मिलाते हुए यहाँ पे हमारा 90 अंश के सामने एक यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और इससे होते हुए हम एक रेखा को खींचेंगे और जहाँ ये प्रच्छेदित करती है इस वाले पॉइंट को हम ए बी सी, इसको मान लिया डी है, ठीक। अब इस डी से और इस पी को मिला देंगे, डी से इस पी को मिला देंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, इससे कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। अब मैं इसके बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ। वृत्त का केंद्र P है, P से वृत्त के किसी भी छोर पे, अब अर्धक वृत्त है लेकिन इधर जाएगा तो पूरा हो जाएगा ना। वृत्त के किसी भी छोर को टच करने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। अभी इसके पहले मैंने 3 वाले सवाल में समझाया था। तो ये भी तो एक त्रिज्या है और फिर ये भी तो दूरी क्या है, वही है। इसका मतलब मतलब ए पी बराबर क्या होगा, सी डी, और फिर ए सी भी क्या होगा, तो ओ पी भी क्या होगा, बराबर होगा। ये भी एक त्रिज्या हो गई और ये भी यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या, और ये भी क्या है, त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। अब इसका बायो डाटा निकालते हैं, ठीक है। और ये आकृति किस तरह की बन गई, एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अब इसका कुछ सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये क्या वृत्त की, अर्धवृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या चाहे पूर्ण वृत्त हो चाहे अर्धवृत्त हो, तो कह सकते हैं अतः ए पी बराबर पी यहाँ से लेके यहाँ तक पी डी, और फिर पी से लेके सी तक की दूरी बराबर क्या होगा, पी सी बराबर है, ठीक है। क्योंकि ये भी वृत्त, ये पॉइंट हो गया, यहाँ के वृत्त की ये त्रिज्या, और ये यहाँ से लेके ये भी एक त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या ये बराबर, और ये भी यहाँ तक एक त्रिज्या, वृत्त की एक त्रिज्या है। और रही बात यहाँ के यहाँ तक की वृत्त की दूरी क्या होगी, उसको देखते हैं कितना होगा। तो अब कह सकते हैं कि यहाँ से पूरी टोटल दूरी यहाँ तक बी तक, और हमको पता भी है कि ए बी बराबर कितना है, यक्स या 9.3 है, 9.3 है। ए बी की दूरी को क्या माने, यही बनाया है ना, 9 यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या है, यही ना यक्स था, यक्स यहाँ से यहाँ तक बनाए। तो ये बताइए, अगर हमको इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, इसको अर्धक किए तो यहाँ तक 9 है, एक्स्ट्रा इसमें एक जुड़ जाएगा, यक्स में प्लस एक और जुड़ जाएगा, तो यक्स का मान ऑलरेडी दिया है, ए बी कहो या यक्स कहो, तो ए बी बराबर है 9.3 और प्लस ये बी सी, और बी सी का मान कितना दिया, ए, तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर हो जाएगा 9.3 प्लस इसका 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर पूर्णांक संख्या पूर्णांक में जुड़ेगा, तो ए बी का
मैं ये भी कह रहा हूँ, मुझे ज्ञात करना है, ये मिस्टेक हो गया। हमको जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे ए, और इस वाले छोर क्या बोलेंगे सी। मतलब हमको ए सी की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए प्लस बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए प्लस बी है, जिसको हमने क्या कहा है, ए बी कहो चाहे यक्स कहो। तो यक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स प्लस क्या होगा बी सी का मान तो 1 है, तो अब जोड़ेंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए सी बराबर हो जाएगा, पूर्णांक पूर्णांक से जुड़ेगा तो 10.3 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। ठीक, ये तो हो गया पूरा ए सी की हमको मिल गई दूरी। अब ए सी की दूरी ये मिल गई, तो अब एक बात बताइए, एसी का अब हम वृत्त, ये तो मिल गया एसी बोले तो एक व्यास मिल गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया वृत्त का व्यास, और व्यास इसकी आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इसका मान, इस कर्ण का मान, इसका मान बराबर है सब, ए से लेकर पी तक और पी से लेकर यहाँ तक। इसकी अब आधा, इसका हमको त्रिज्या चाहिए, तो ये तो व्यास हो गया। और आर बराबर क्या होता है, एसी को क्या कह सकते हैं, व्यास है, तो ए सी बट्टा 2। ठीक है, और ए सी का मान क्या दिया है, हमको त्रिज्या चाहिए, तो ए सी का मान क्या दिया है, ए सी का मान क्या दिया है, और इसको कह सकते हैं त्रिज्या क्या होगी, ए पी। बात एक ही हुआ, चाहे ए पी कहो चाहे आर कहो, और चाहे ए सी कहो चाहे डी कहो। या डी। ठीक है, अब मुझे आर की दूरी चाहिए, इसमें मैं भाग दूंगा 10.3 में, जब मैं भाग दूंगा तो मेरा आएगा 2 से जब भाग इसमें दूंगा तो मेरा आर बराबर आएगा 2 पच्चे 10, फिर दशमलव ऊपर चला जाएगा, फिर इसमें 2 एक करने 2 और 1 बचेगा, तो फिर 2 पच्चे 10, तो कट जाएगा, तो आएगा क्या 5.15। ये आ गया हमारा 5.15, जिसको ये यहाँ से यहाँ तक आर माने हैं, 4 कहे चाहे ए पी कहिए, तो ये दूरी कितनी हो गई 5.15 सेंटीमीटर। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, तो ये भी क्या होगा, ये भी त्रिज्या है 5.15 सेंटीमीटर। और हम मान लेते हैं कि यहीं पे क्या है, जो हमारा करनी में 9.3 है, मान लिया यहाँ पे मैंने करनी में 9.3 यहाँ पे है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया इस त्रिभुज में, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार। अब आधार क्या है, ए पी से लेके बी तक की दूरी, तो पी से लेके बी तक की दूरी, तो मैं पी से लेके बी तक की दूरी, जब ए बी पता है तो ए पी यहाँ से यहाँ तक है और इसी यहाँ तक है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक प्लस 1 रुपये और जुड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ए सी ये बराबर ये और ये बराबर ये है, यहाँ पे बराबर है, तो मुझे पी बी का मान अगर निकालना है, पी बी का मान यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से अगर इतना 1 सेंटीमीटर घटा दो, तो इस पी बी का मान क्या होगा, माइनस पी सी माइनस पी बी सी। तो पी सी का मान क्या दिया है, पी सी का मान ये सब बराबर है, और ए पी का मान 15.9 है, तो पी बी का मान मुझे चाहिए, पी और बी का मान बस चाहिए, तो पी बी बराबर होगा, इसका मान हो जाएगा 5.15, और ये हो गया, इसका मान क्या है, बी सी का मान दिया है 1, और सब क्या है सेंटीमीटर में है। तो जब मैं इसमें से घटाऊंगा, पूर्णांक से पूर्णांक घटेगा, पी बी का मान क्या आ जाएगा 4.15 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पी बी का मान। ठीक।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4.15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सारी भुजाएं बराबर, ए बी का मान इतना दिया है तो ये भी एक त्रिज्या, ये भी एक त्रिज्या, और ये पी से लेके सी तक की क्या है, त्रिज्या है। और पी सी का मान मैंने यहाँ रखा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पी दूरी है, और ये इसमें 1 रुपये एक्स्ट्रा प्लस जुड़ी है, तो इसमें से यही घटा देंगे तो यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो ये 5.15 है, इसमें से 1 घटा देंगे तो 4.15 यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। अब हमको ये पता चल गया समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है और ये आधार है, ये लंब है। तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया कर्ण, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब। इस आधार पे अब हम बता रहे हैं कि अब सारा कुछ हो गया तो एक पाइथागोरस नियम है, पाइथागोरस का नियम होता है, मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। हम इसको मान लिए यहाँ पे है, तो पाइथागोरस नियम एक होता है, उसको मैं पाइथागोरस के नियम से, ठीक, पाइथागोरस नियम से किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर क्या होता है, ठीक। ये मतलब एक वैज्ञानिक है। पाइथागोरस के नियम के हिसाब से जब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग के बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो हम इस बात को सिद्ध करके देखते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पे ये है, ये चीजें तो हमने निकाला है। अब कर्ण का मान कितना दिया है, 15.15 के ऊपर 2 घात बराबर लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान हमने मान चुका है कि वहीं पर है, वो 9.3 वहीं पे, और फिर 9.3, और इसका मान क्या है, ये यहाँ से बी आधार क्या है इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये 4.15 के ऊपर 2 घात, इसके ऊपर भी क्या 2 घात, इन दोनों के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भुजाएं उस पर स्थित हैं। तो अब ये सिद्ध करते हैं। इसका गुणा हम जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 26 गुणा करके आप मोबाइल में देख सकते हैं, 26.5225, ठीक, ये वाला बराबर। अब जब इसका गुणा करेंगे, जब किसी संख्या में 2 बार गुणा करते हैं तो इसको करनी के अंदर 2 बार लिखे, अभी इसके पहले सवाल हल किए तो ये 1 बार बाहर निकल जाएगा 3, और ये प्लस, इसका मान हो जाएगा 17.2225। यहाँ पे देखिएगा ये आगे 5 है। अब क्या होगा, फिर 26.5225 वैसे ही रहेगा, और उसके बाद से इसका क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो दशमलव के पास दशमलव जुड़ता है, आप इसको मोबाइल में जोड़ के देख लीजिएगा। तो ये भी आएगा 26.5225। इसका मतलब ये क्या है, सिद्ध है कि करनी में 9.3 है वो वहीं पे है, ठीक। इसका मतलब ये सिद्ध है कि जो करनी में 9.3 है वो यहीं पर है। और अब इसकी हम रचना कैसे करेंगे, हमने कैसे बनाया एक बार फिर से बता देता हूँ। सर्वप्रथम हमने क्या किया, हमने सर्वप्रथम माना कि जो करनी में 9.3 है उसको यक्स मान लिया। उसके बाद से तब या तो ये बातें लिख दिए, यक्स, ये बात लिखने के लिए या तो इसकी जगह यक्स रख दो, ये करनी हो गया, और या तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद सर्वप्रथम हमने यक्स की जो यक्स का मान दिया है करनी के अंदर, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी खींचा, पूरा 9.3 सेंटीमीटर का खींचा। फिर 1 सेंटीमीटर एकांक BC दूरी लिया,
और फिर यहाँ पे इसका एक केंद्र खोजना था हमको। तो आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक चाप यहाँ काटा और एक चाप उसी तरह का उधर काटा, और जब इसको मिला तो एक पॉइंट यहाँ केंद्र मिल गया। केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती। इसको चाप भर के एक अर्धवृत्त बनाया, और जब ये वाला दूरी मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ, तो ये यहाँ से चाप काटा, तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी केंद्र से दूरी ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। और फिर ये यहाँ भी क्या है, ये भी यहाँ से यहाँ तक है, ये भी त्रिज्या। तो ये हमने बोला AP, तो वही लिखा है AP बराबर और P PD, और फिर यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ C पे भी पहुँच रहा है, कह सकते हैं। फिर PC बराबर हो जाएगा, तो तीनों भुजाएं त्रिज्या, ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, और ये भी एक त्रिज्या है। तो ये तीनों क्या हुआ, आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। अब हमको मान पता था कि यहाँ से लेके AB का मान पता था, और 1 सेंटीमीटर इसमें जुड़ गया, तो 9.3 में 1 सेंटीमीटर और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10.3। अब हमको पूरा AC का मान ज्ञात करना था। यहाँ से यहाँ तक AC का मान हमको पता चल गया कि कितना है, 10.3 है। अब इसमें से हमको इस त्रिज्या चाहिए थी, तो त्रिज्या में 10.3 में जब हम 2 से भाग देंगे तो हमको R त्रिज्या का हो चाहे AP का हो, बात एक ही हुआ, उसका मान क्या होगा 5.15 हमको मिल गया इसमें भाग देने पे। आप भी करके देख लीजिएगा। अब जब एक बार R का मतलब ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक R का मान ये मिल गया, तो अब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, इसका मान। अब हमको यहाँ से यहाँ तक का मान करना है, तो ये त्रिज्या PC में से हमको PB का मान चाहिए, तो PB बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी PC माइनस AB का मान घटा देंगे, तो PC का मान इतना है, और इसमें से घटा दी तो हमको क्या मिलेगा 4.15। और फिर हमने अभी पाइथागोरस नियम से ये बातें सिद्ध की। अब रखा दोनों भुजाओं का कर्ण में से ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये रेखा, ये जो कर्णी में जो 9.3 है यहीं पे है। अब इसकी रचना आप कर सकते हो, या मैं लिख देता हूँ इसकी रचना कैसे मैंने की है, ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, रचना लंबा हो जाएगा। फिलहाल सर्वप्रथम हमने जो भी हमने बताया स्टेप बाय स्टेप, सर्वप्रथम हमने एक x का मान माना, सर्वप्रथम हमने AB एक रेखा खींची जिसको 9.3 सेंटीमीटर खींची। उसके बाद से BC से लेके B और C तक दूरी बढ़ाई, और फिर इसका एक इसका एक सेंटर लेने के लिए हमें आधा से ज़्यादा दूरी लेके एक चाप इधर काटा, एक चाप इधर काटा, और फिर उतना ही दूरी लेकर फिर इधर से लेके एक चाप इधर काटा, और फिर एक चाप इधर काटा। जहाँ ये x दोनों मिल रहा था हमने उसको स्केल की सहायता से ऐसे किया, और यहाँ से एक बस पॉइंट ले लिया। उसके बाद से फिर यहाँ से हमने एक AB की दूरी लेके अर्धवृत्त बनाया, और फिर ये सब डाटा आपके सामने है। आई होप टू मैंने कोशिश की आपको समझाने की, तो ये इसका यहाँ पर है। अब हमको इसको रेखा पे दिखाना है, तो रेखा पे दिखाने का मतलब ये हुआ कि अब ये तो रेखा पे दिखाना है, तो आगे देखिए दिखाते हैं रेखा पे। दोस्तों, सवाल में समझाने में आपको ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन इस सवाल में क्या दिया है, 5वां नंबर का सवाल हमारा दिया है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब इसको हम देखते हैं कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल उसमें का है जो दिया हुआ है
अब इसको कैसे करना, हर का परमीकरण तो करना है, तो ये 1 हो गया, और जो नीचे दिया है उसी का हम क्या करते हैं, 2 बार गुणा कर देते हैं, एक बार अंश में और एक बार उसी का हर में, ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, नीचे जब किसी संख्या में 2 बार गुणा होता है, तो मैंने अभी आपको सिखाया कि दोनों करनी के अंदर चल जाएगा, तो एक जोड़ा बन के क्या हो जाएगा, 7 बाहर निकल जाएगा। ठीक, और ऊपर जब गुणा होगा तो ये हो गया y, और ये अंक बाहर का गुणा होता है, अंदर अंदर से गुणा होता है, तो और अंदर अंदर एक रुपये यहाँ छुप जाएगा, 7 एक अन्य 7, तो एक यहाँ छुप जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। बाकी उस क्वेश्चन में हमें टाइम लगा था। अब ये दूसरा क्वेश्चन दिया है 1 और बट्टा में क्या, करनी में 7 माइनस करनी में 6, इसको अब हल करते हैं। देखिए जब इसमें 1 दिया था तो हमने कुछ नहीं किया, बस इसी का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर नीचे गुणा किया तो नीचे का नीचे गुणा किया, तो एक जोड़ा बन के बाहर निकल गया 7, ऊपर ऊपर ये वाला हो गया, तो ये आंसर हो गया। लेकिन जब ऐसा दिया हो, कि दो चीज़ दिया हो, तो हम क्या करेंगे कि इसका 1 बट्टा, और ये तो उतरेगा ही माइनस करने में 6, इसका अब तो ये जुड़ेगा नहीं, कोष्टक बनाएगा। अब इसी का हम बस इसके चिन्ह, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को क्या करेंगे कि हम अलग चिन्ह लगाकर इससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे एक कोष्टक और एक कोष्टक यहाँ पर, और बट्टा यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे बस क्या करेंगे, हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और यही काम ऊपर भी करेंगे, ये काम ऊपर भी करेंगे 6 से। तो फिर आगे क्या हमको मिलेगा, इधर से इसमें गुणा करेंगे, तो आपको हमने बताया था यहाँ पे कौन सा चीज़ लग जाएगा, a² प्लस b² वाला फार्मूला लग जाएगा। ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो हमने इसमें बताया था जब a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b², तो मतलब a ये हो गया, तो a के ऊपर और माइनस b क्या हो गया, ये 6 हो गया, 2 घाते, और ऊपर क्या होगा, इसमें किसी भी संख्या में जब एक ही चीज़ से गुणा होगा, एक से गुणा इसमें होगा, तो कोई मान में अंतर नहीं होगा, तो जैसा है वैसा ही उतर जाएगा हमको। ठीक, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ऊपर तो वही रहेगा 7 प्लस करनी में 6, और उसके बाद से नीचे 2 बार जब गुणा होगा तो इस संख्या में से बाहर एक साथ निकल जाएगा, फिर माइनस ये वाला, इसको भी 2 बार गुणा होगा, 6 गुणे 6, तो एक संख्या में से बाहर 6 निकल जाएगा। फिर आगे हमको क्या मिलेगा, 7 प्लस करनी में 6, और बट्टे के अंदर क्या मिलेगा, इसमें से जब घटेगा तो क्या बचेगा, 1, क्योंकि 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान क्या होगा, बस यही जो बच्चा है ऊपर करनी में 6, यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। जस्ट अब हमारे सामने ये तीसरा सवाल भी सेम ऐसा ही करना है। ठीक है, इसको भी करके देखेंगे, यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस, इसको भी विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व करना है तो फिर क्या करेंगे, ये ऐसे ही लिखेंगे, और बट्टे में ये 5 प्लस करनी में 2, और ये जुड़ेगा नहीं तो कोष्टक में 1 हो गया, और यही काम यहाँ पे भी करेंगे, इसको भर देंगे, बस यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस, ऊपर यही काम करेंगे।
और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम नीचे देखते हैं कि हमको क्या मिलेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर होता है एक कोष्टक ए स्क्वायर, मतलब ए का मतलब हुआ 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या बचेगा ए गुणे कोष्टक में 5 माइनस करनी में 2। ऊपर गुणा होगा तो बाकी चीज़ तो वही मिल जाएगी, ऊपर में गुणा होगा तो बाकी चीज़ तो वही मिल जाएगी। नीचे में जब इसका गुणा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये माइनस, फिर ये भी करनी में 2 बार 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 इसका 2 बार गुणा होगा तो अंदर जाएगा, तो एक जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा। ऊपर जब गुणा होगा तो क्या होगा, करनी में 5 माइनस 2। ठीक है, अब आगे अगर चलते हैं तो बट्टे में इसका 1 5 बाहर निकल गया माइनस, इसका 1 2 बाहर निकल गया माइनस, और फिर ये वैसे कि तैसे फिर उतार देंगे, और यहाँ पे जस्ट इसके आगे अब इसमें से घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा वही 5 करनी में ये 5 करनी में 2, और फिर यहाँ से घट जाएगा तो बट्टे में क्या बचेगा, 2 में से जब 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 जिसका हर होता है उसका कोई मतलब नहीं, फिर 1 का यही चीज़ क्या बच जाएगी, एक सॉरी 5 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3, क्योंकि यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यही बचेगा बस, अब तो कुछ हो नहीं पाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये आखिरी सवाल प्रश्नावली 1.5 का, ये 5वें का आखिरी सवाल है, चौथा जो लास्ट है। अब इसको देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बट्टे में करनी में 7 माइनस 2 कोष्टक बंद, और यही काम फिर करना है। यहाँ बट्टा, यहाँ कोष्टक, यहाँ कोष्टक, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे प्लस कर देंगे, और ऊपर भी यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब ये हो गया ए माइनस बी, दूसरा हो गया ए प्लस बी, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, फार्मूला तो वही लगेगा। तो हम आगे जब चलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी की जगह पे 2 है। ऊपर में जब 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, किसी भी संख्या में 1 से गुणा होने पे कोई मान में चेंज, तो इसका 2 बार गुणा करेंगे, 7 गुणे 7, जब 2 कोष्टक करनी के अंदर से ये तो ऊपर का तो ऐसे ही के ऐसे रह जाएगा, बट्टे में 7 बार निकल जाएगा, इसका 2 बार गुणा होगा, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और इसको भी विस्तार से लगा दे रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 7 करनी के अंदर 2 बार, तो बाहर क्या निकलेगा, ऊपर तो रहेगा करनी में 7 प्लस 2, बट्टे में 7, एक जोड़ा इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो एक जोड़ा 7 बाहर निकल जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। और फिर आगे अगर देखते हैं तो ये तो बस वैसे उतरते बस चला जा रहा है ऊपर वाला, इसमें से घटेगा 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा। ये आपका लास्ट सवाल का आंसर। आई होप टू, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मैं समझाने की बहुत कोशिश की है और बेहतर से समझाने का भी प्रयास किया है, और बस उस सवाल में ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि उसमें डायग्राम बनाना था, और इन सब सवालों में तो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, और अभी भी अधूरा है। तो एक यहाँ पे जो हो रहा है, ये फार्मूला यहाँ पे यही वाला लग रहा है, ए प्लस बी का, एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मान लीजिए
ये जो है हम यहाँ से देख के इसमें लगाए हैं, क्योंकि ये हो गया ए, ये ए हो गया और ये बी, ये ए हो गया ये बी। इसी आधार पे जब इसके बराबर इतना, तो इसके जब इन दोनों को मैच करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये वाली बातें आपको क्या होगी, यहाँ पे रख देनी है। इस दोनों की जगह पर बस यही रख देना है। यही हो रहा किसी भी संख्या में जब करनी उसका 2 घात लगाओ तो जो संख्या अंदर होती है वही बाहर आ जाती है डायरेक्ट। ठीक, इसके ऊपर 2 है तो ये बाहर नहीं आएगा, क्योंकि करनी तो है नहीं इसके ऊपर। 2 दूना क्या होगा 4 होगा यहाँ पे। और थैंक यू। वीडियो बहुत बड़ा हो गया आज। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।